सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम बस बहुत हो गया में मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। और जनाब, जिस तरह से अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं 8 फरवरी इंतखाबात की तारीख के बाद, हम ये देख रहे हैं कि जो गहमा गहमी है सियासी वो काफ़ी अब तेज़ दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह से अपने कायद के आने के बाद उनकी जो मुलाकातें हैं उनका सिलसिला तेज़ हो चुका है। और इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से जो हम देख रहे हैं कि उस पर काफ़ी काम तेज़ कर दिया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और MQM भी इसमें काफ़ी आगे दिखाई दे रही है। और अभी जो सूरत हाल है वो जनाब ये है कि आज जो मुलाकात हुई साद रफ़ीक ने, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक वफ़द था जिनकी मुलाकात हुई MQM से। गुज़श्ता हफ्तों की मुलाकातों का ये तसलसल हमें दिखाई दिया और इन मुलाकातों में बात की गई और काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। डेफिनेटली सिंध में यही काफ़ी सालों से हमें रूल करती हुई, हुक्मरानी करती हुई दिखाई दे रही है। तो उन्होंने कहा कि कराची को एक सोची सर्च के तहत खंडर बना दिया गया है और आकर हम मुल्क में जो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है उसका एक फार्मूला तैयार करेंगे। तो काफ़ी होपफुल दिखाई दे रहे हैं हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो भी, और उनके साथ साथ काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है इस इंतखाबी इत्तेहाद को लेकर जो MQM है वो। तो जनाब, इसी हवाले से पहले मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ आज पैनल में होंगे रऊफ सिद्दीकी साहब, MQM से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं। खुरम रोखड़ी हैं, IPP से इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। जबकि सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद होंगे। अपने तमाम जो मेहमान हैं उनको मैं वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में। आगाज़ करती हूँ गुफ्तगू का, चूँकि मुलाकात हुई है PMLN की और MQM की, तो मैं पहले इस हवाले से कुछ सवालात सामने रखूँगी। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब से मैं आगाज़ करती हूँ। गौस साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, ये जो मुलाकातें हो रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MQM के साथ, पहले तो ये बताइएगा कि आपका जो इंतखाबी इत्तेहाद है उसकी कंफर्मेशन कीजिएगा। इन मुलाकातों के बाद कितने कॉन्फिडेंट आप दिखाई दे रहे हैं कि ये बनने जा रहा है इन फ्यूचर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज से 2-3 दिन पहले MQM का एक वक्त जो है वो हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिला था और इंतखाबी इत्तेहाद की बात हुई थी और उसकी जो बेसिक जो पॉइंट्स थे उस पर एग्रीमेंट हो गया है। अब सीट किसने किस जगह से, कराची से या हैदराबाद से या अंदरून सिंध से इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए सीट एडजस्टमेंट होगी या फार्मूला जो भी उस पर बातचीत जारी है और इंशाल्लाह इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। देखो, पीपल्स पार्टी वालों को ऐसा नहीं, जो अभी मैंने क्लिप सुना है, परेशान नहीं होना चाहिए। जो इलेक्शन लड़ना हर पार्टी का जमहूरी हक है और उसको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिससे सियासी टेम्परेचर बढ़े। एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए और जो अवाम, पाकिस्तान के अवाम जिसको मैंडेट दे वो पाकिस्तान की आगे हुकूमत बनाए। अलबत्ता एक सवाल पीपल्स पार्टी से ज़रूर पड़ता है कि 15 साल में अगर कराची की या अंदरून सिंध की हालत नहीं बदली और 15 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी ये आप बता सकते हैं किन बातों पे अभी तक कंसेंसस जो है वो पैदा हो चुका है, डेवलप हो चुका है? इस पर शायद गलबन सीट के हिसाब से होगा और वो हमारे कायदी नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से होगा। उसकी डिटेल का भी कोई बताना कब्र वक्त होगा और मुझे शायद किसी सुनी सुनाई बात हो, मेरे ख्याल में आने न कहूँ तो अच्छी बात है, कोई ऐसे ना पहले। पर लेकिन 2-3 दिन में ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और फिर एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें सारे हम लाएमल जो है वो आवाम के सामने रख देंगे। ठीक, रऊफ सिद्दीकी साहब का भी इस पर टेक लेते हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब, ये जो PMLN के साथ मुलाकात हुई है, एक तो इस मुलाकात में जब आपके लीडरान और PMLN के जो सामने आए वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, जैसे ये बताया जा रहा था कि आगे जाके ये इंतखाबी इत्तेहाद 100% बनने जा रहा है। हमें तो कॉन्फिडेंस से, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगा। ये एक तो ये कि आप लोगों के मुतालबात क्या थे इसमें, और दूसरा किन चीज़ों पर जो है वो आप समझते हैं कि कंसेंसस हो चुका है अब तक? देखिए, सबसे पहली बात बड़ी वाज़ेह तौर पे ये है कि मुस्लिम लीग नून के साथ काफ़ी पुराना ताल्लुक़ तो रहा है, हुकूमत में भी रहे हैं और साथ जद्दोजहद भी की है। इसके साथ साथ कुछ कोताहियाँ और ख़ामियाँ और गलतियाँ भी थी जो रिपीट भी हुई हैं और इसका भी इदराक है मुस्लिम लीग के कायदीन को भी। लेकिन ख़ासतौर पर गुज़िश्ता जो 16
17 महीने जो ये हुकूमत रही, तो हमारे मुआहदे जिन जिन के साथ हुए उन्होंने तो उसको ऑन नहीं किया, लेकिन कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब ने एक वादा जो किया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कि मर्दमशुमारी को बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश की गई और तकरीबन 1.5 करोड़ में से 73 लाख वो जो गिनने ही नहीं गए थे वो गिनने में कामयाब हुए, जो कि 60% रहा, लेकिन अभी ये नंबर अभी बाकी है, लेकिन ये काम तो उन्होंने किया। दूसरी बात ये है कि अब तमाम नेशनल पार्टी जितनी भी हैं जिन्होंने हुकूमत बनाना है, आप इस बात को समझिए कि 2018 में भी जो हुकूमत बनी उसमें भी अल्लाह ताला ने ये किया कि MKM के 6-7 वोट थे, लेकिन वो बैलेंसिंग वोट थे। उसके बाद जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो वो तो टोटली हमारे वोट के ऊपर डिपेंड करता था। इसका मतलब है कि हर दफ़ा गुज़िश्ता 30 वर्षों से जब भी वफाक को हुकूमत की ज़रूरत पड़ी या प्रोविंस में ज़रूरत पड़ी तो ये कायदीन आते भी रहे और बात भी होती रही, लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है, अब कराची को बेहतर करना वफाक की अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल हो चुका है, क्योंकि कब तक आप एक ऐसे शहर को और सिंध के शहरी इलाकों को आप नेगलेक्ट करेंगे, उसे एहसास महरूमी की इस वक्त इंतहा पे पहुँचा दिया गया है। यानी नौबत यहाँ तक अब आ गई है कि अगर आपने अब कराची को और सिंध के शहरी इलाकों को उसको हक़ नुमाइंदगी नहीं दिया, 2018 में हमारी 10 सीटें छीन कर PTI को दी गई थी, तो वो एक दुख गुज़िश्ता 5-6 बरस का था। फिर हालात इस नहज पे लाए गए बलदियाती इलेक्शन में कि MKM को बाइकाट करना पड़ा, जिसके नतीजे में ये सारी चीज़ें अब आपके सामने। अगर हम बाइकाट नहीं करते इनमें से कोई किसी ने भी नहीं आना था। अब जो आपने फरमाया, जो पूछा है कि हमारे किस नुकात पे, देखिए हमारे जब भी मुआहदे हुए हमने बाकायदा तहरीरी शक्ल पे दी है और अपनी आवाम को बताया है। हमारी कोई जागीरदाराना पॉलिटिक्स तो है नहीं कि इलेक्टेबल और ये तमाम चीज़ें। हमारी पढ़ी लिखी आबादी है जो बड़ा सोच समझ के वोट करती है पूरे सिंध की शहरी आवाम, तो हमें तो आवाम को ऑन वोट लेना पड़ता है और आवाम अच्छी तरह समझती है, हमारी मजबूरियाँ भी समझती है और मुआहदे की खिलाफवर्जी करने वालों को भी वो अच्छी तरह समझती है। तो हमारा एक दफ़ा इस दफ़ा जो हमने बड़ा वादे तौर पर कहा है कि जिस तरह सूबाई खुद मुख्तारी के लिए MKM ने जद्दोजहद की कि सूबों को खुद मुख्तार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्लैरिटी के साथ मुकम्मल करने दीजिए मुझे बात, नहीं मुझे मुकम्मल करने दीजिए। इसी तरह हमने ये कहा है कि सूबाई खुद मुख्तारी तो अपनी जगह है, वो तो हो गई ना 18वीं तरमीम में। मसला ये है कि अब ज़िले आज़ादी भी होनी चाहिए। अच्छा, अब उसको फाइनेंशियल इख्तियार भी होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए, और ये सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है कि ये सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अरकान का काम थोड़ी है कि अब वो नदी नाले बनाते फिरें या कचरा उठाते फिरें। ठीक है, तो ये इसके ऊपर उन्होंने खुद कहा कि हमारी भी ये ज़रूरत है और पाकिस्तान की भी ज़रूरत है। यानी इस पे आपका कंसेंसस जो है वो डेवलप हो गया PMLN के साथ इसी और चीज़ों पे भी हुआ है। ठीक है सर, इस हवाले से हम बात भी करेंगे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इनको भी वेलकम करते हैं शो में और उनका भी इस हवाले से जो है वो टेक ले लेते हैं। निसार खोड़ो साहब, ये जो एक नया इत्तेहाद जो आपको दिखाई दे रहा है PMLN का और MKM का और GDA से मुतालिक भी खबरें आ रही हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? डू यू रियली थिंक कि ये कुछ आपके इनसिक्योरिटीज होंगी इससे रिलेटेड? देखें मोहतरमा, इत्तेहाद बनाना और बनते रहते हैं जी। ये पहली दफा नहीं है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में कोई इत्तेहाद बन रहा है, पहले भी बनते रहे। पहले भी पीर पगाड़ो साहब ने मुकाबला किया था, पहले भी MKM ने मुकाबला किया था, पहले भी नवाज लीग ने मुकाबला किया था, पहले भी और दूसरी जमातों ने मुकाबला किया था। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब थोड़े से खुश हुए होंगे कि पंजाब में तो उनको पजीराई मिल नहीं रही, इसलिए सिंध में आके कोई ना कोई ग्रुप उनके साथ मिला है। सही। देखिए PMLN अपने आप को वफाकी जमात की है। सर ये PMLN सिर्फ कराची में या सिंध में हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही मुतहरक की, तो हमें बलूचिस्तान में भी लग रहा है कि बाकी इंतखाबात को लेके PMLN इस वक्त जो है वो काफ़ी एक्टिव है और उनकी तैयारी भरपूर है इस वक्त में। मैं कह रहा हूँ कि पंजाब में उनको पजीरा रही, इसलिए वो इधर उधर
दोस्तियां कर रहे हैं और इत्तेहाद बनाने की कोशिश यानी आप कह रहे हैं कि इस वक्त वो सोलो फ्लाइट के उसमें नहीं है, पोजीशन मैं में कह रहा हूँ कि पंजाब से वो मायूस हुए हैं, इसलिए सिंध की तरफ देख रहे हैं, बलूचिस्तान की तरफ आप मेरी समझी नहीं बात। इस्तकबाल हुआ मियां साहब का। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ चुकी हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं ये आपसे क्लैरिटी ले रही थी कि आप समझ रहे हैं कि वो सोलो फ्लाइट इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनको वो पजीराई नहीं मिल रही। लेकिन इस वक्त तो हमें, आप इसको सोलो फ्लाइट ले ले कह दें, आप इसको कुछ भी कहें, मैं तो यही समझता हूँ कि चलो उनको इतनी ज्यादा पजीराई नहीं मिली। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ ये, अगर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया और शहबाज शरीफ की गाड़ी पे पथराव हो रहा हो तो मैं क्या समझूंगा कि PMLN के वो सदर हैं। अगर उन पे पथराव हुआ हो तो फिर ये अवामी रिएक्शन है। उसके बाद किसी पार्टी का भी जलसा हो, अगर सोशल मीडिया पे बोले तो कुछ और बोलते हैं लोग। खुद वो कह रहे हैं कि हमारा जो जलसा था वो जलसा इतना कामयाब नहीं हुआ जितना उन्होंने सोच रखा था। ये तो चलो हुई नवाज लीग की बात। जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैं एमक्यूएम को भी याद दिलाना चाहता हूं कि एमक्यूएम को मुबारक हो कि 91 की ऑपरेशन को भी भूल गए, 2013 की ऑपरेशन को भी भूल गए। और ये पहली दफा नहीं हो रहा। 2091 में ये ऑपरेशन हुआ, लेकिन 2097 में उनके साथ मिल गए। फिर नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ ने हटाया, ये मुशर्रफ के साथ मिल गए। फिर पीपुल्स पार्टी के साथ भी मिले और फिर नवाज शरीफ साहब के भी साथ मिले। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। बस सिर्फ बात यह है कि ये हर एक को माजी याद है। लोग जो हैं अभी ज्यादा बाखबर हैं, उन सबको हमेशा ताज़ी होती है यादाश्त। तो एमक्यूएम साहब पर भी सवाल जरूर उठेंगे और नवाज शरीफ साहब पर भी सवाल जरूर उठेंगे। सर सियासत में तो इत्तेहाद बनाने का, सियासत में तो कोई भी हरफ आखिर नहीं, कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती। इत्तेहाद तो बनते रहते हैं। पीडीएम का हिस्सा, पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी ने भी इत्तेहाद किया था ना। 16 माह की गवर्नमेंट में सवाल नहीं उठाया, लेकिन 16 माह के बाद अभी जो छोड़ दिया था, अभी जो जरदारी साहब के बयान सामने आ रहे हैं। मेरी बात पूरी सुन लें। मैं समझता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि किसी पार्टी को किसी से इत्तेहाद करने की इजाजत नहीं है। मैंने नहीं कहा। ये हर एक पार्टी को हक है कि वो जी कर सकता है ऐसी चीज, लेकिन मैं तो कमेंट कर रहा हूँ ना। इत्तेहादों पर कमेंट तो हो सकता है। जी जी, आप कमेंट बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपने उनकी वो एक जो तारीख दोहराई कि ये किस किस हुकूमत का हिस्सा रहे, तो उसमें मैं उस पर अपना कमेंट कर रही थी कि पीपल्स पार्टी भी जब तक ये 16 माह की गवर्नमेंट थी तब तक शहबाज शरीफ पर अपने कॉन्फिडेंस का इजहार करती रही, एतमाद का। लेकिन जैसे ये 16 माह कंप्लीट हुए, गवर्नमेंट गई, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अब कहा जा रहा है कि जी निसार साहब चलिए कुछ बोलने दिया करे ना। जी सर, मैंने सिर्फ एमक्यूएम की ये जो रही है सियासत में उसके बारे में बात कर रहा था, जो हकीकत है। मैं इसको मफरूजे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मफरूजे पे बात नहीं कर रहा हूँ। और एमक्यूएम मुश्किल से किसी हुकूमत से बाहर रही है। मैं समझता हूँ शायद एक ही दफा शायद ऐसा हो कि हुकूमत में नहीं है, लेकिन सारी अदवार में जो भी हुकूमतें आई उनमें वो हुकूमत में होते हैं, होना चाहिए। रही बात कराची की बात आप कर रहे हो, तो बिस्मिल्लाह की थी बेनजीर भुट्टो ने 1988 में जब कराची में बैठ के उन्होंने अनाउंस किया था, चाहे मैं कराची से जीती नहीं हूं लेकिन मैं कराची में पैदा हुई थी और मैं 122 अरब रुपए का पैकेज दे रही हूं कराची में, जिसके लिए सारा कुछ बना। ये सब कुछ बना जो कराची में आप देख रहे हैं, फ्लाईओवर्स और ये रोड और ये फला, ये एक्सप्रेस वे तब से शुरू हुआ है। फिर आके उसको इम्प्लीमेंट किया नेमतुल्लाह खान ने। नेमतुल्लाह खान के टाइम पे एमक्यूएम ने खुद से बायकॉट किया था। हमने नहीं कहा था उनको कि जी बायकॉट कर लो। एमक्यूएम ने 2 दफा बायकॉट किया। एमक्यूएम ने 2001 में भी बायकॉट किया। और ये वो खुद करते रहते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी सियासी सोच है। मैं उनको कोई रोक नहीं सकता कि जी बायकॉट ना करो। हम तो ये कहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है सर, आगे आवाज में अहमियत बनती है। बिल्कुल। तो जो भी तरक्की शुरू हुई है ना,
वो तरक्की जो शुरू हुई है वो बेनजीर साहबा के जमाने में 1988 में हुई थी, जब 122 अरब रुपए का पैकेज आना। निसार साहब, आपका पॉइंट आ गया, मुझे दूसरे गेस्ट की तरफ भी जाना पड़ेगा। खुरम रोखड़ी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनको भी वेलकम करते हैं। खुरम रोखड़ी साहब, ये जो अभी इंतखाबात की जो डेट आ गई है उसके बाद हम गहमा गहमी देख रहे हैं। एक तो ये कि IPP की इस वक्त क्या तैयारी है इंतखाबात को लेके, और अगर किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद बन सकता है तो वो कौन सी पार्टी आप समझ रहे हैं जिनके साथ आप इत्तेहाद कर सकते हैं? देखिए, IPP की तैयारी इंतखाबात की है कि मेरे ख्याल में पहली अमन पार्टी है उसने अपनी मौजूद जो है इंतखाबात की। दूसरा, ये जो इत्तेहाद की बात है किसी पार्टी के साथ, मसूरी तौर पर वो डिपेंड करता है इलेक्शन के बाद, यानी आप इलेक्शन के बाद किस स्टेज के अंदर पहुंचे हैं, सिंगल हैंडेड पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है नहीं बना सकती, जो हालात तो ये जो अगली गवर्नमेंट है वो भी कलेक्शन की गवर्नमेंट की नजर आती है। तो डेफिनेटली इंतखाबात के बाद इत्तेहाद की बात ही चलेगी। इस वक्त हम ये समझते हैं कि आपको अपने अपने इलेक्शन पर फोकस करना और पार्टीज ने अपने निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। तो ये इंतखाबात से पहले इत्तेहाद इसकी समझ नहीं आती। बाद इंतखाबात डेफिनेटली सिचुएशन है उसके मुताबिक इत्तेहाद होंगे। ठीक है खुरम साहब, साथ ही रहिएगा। रऊफ सिद्दीकी साहब के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब, आपने बात सुनी निसार खोड़ो साहब, उन्होंने कहा कि आप तो ये MQM ये वो वाहिद जमात है जो तकरीबन हर गवर्नमेंट में हमें दिखाई दी, हर हुकूमत का ये हिस्सा रही, और ऑब्वियसली बात है सवाल तो इस पर बनता है। क्या कमेंट करेंगे इस पर? नहीं, इस पर सवाल क्या बनता है, ये बिल्कुल हकीकत है कि जब वफाकी हुकूमत नहीं बनती थी तो सब MQM के पास आते थे और उनकी हिमायत पर वफाकी हुकूमतें बना करती थी। और हमें तो सब याद है, जो निसार साहब है बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, उनकी बात अपनी जगह है, लेकिन हमें तो सबका याद है। हमें तो 93 का ऑपरेशन भी याद है, जनरल नसीर बाबर का, और हमको तो वो भी याद है। और ये तमाम जो कत्ल गालतगरी हुई थी, तो ये प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब जब वापस आए और जब ये हुकूमत बन रही थी तो उन्होंने आकर जी रऊफ साहब उन्होंने आके उसके ऊपर न सिर्फ माजब भी की थी, बल्कि ये था कि अब हम मिल के चलेंगे और उसके बाद हम उनके भी इत्तेहादी रहे। ये नहीं रहा कि हम कोई खैरात ज़कात में जाकर इत्तेहाद का हिस्सा बनते रहे। हम यहाँ से जीत के आते थे, जनरल जीत के आते थे। हमारे पास कोई इलेक्टेबल नहीं होते थे कि जागीरदार और वडेरे जो बाई बर्थ जीते जाते। हमारा ये हक बनता है, हमारा ये हक बनता था। और हम जिस हुकूमतों में शामिल रहे, आप उसमें हमारी कारकर्दगी जितनी परसेंटेज हमारी हुकूमत की थी उतनी ही हम जवाबदेह हैं। हम सारे उसके बाद की जवाबदेह नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर हमारा मुस्लिम लीग के साथ हमारा इत्तेहाद है तो वो तमाम रेजोल्यूशन वहाँ पे भी मौजूद थे, और जब पीस पार्टी के साथ आसिफ जरदारी साहब दबाए थे तो ठीक है। गौस साहब के तरफ चलती हूँ, उनसे भी बात करते हैं। गौस साहब, ये PMLN को क्या अब यकीन नहीं है इस वक्त जो सारी सिचुएशन? जी राउफ साहब। हेलो बीबी, इस तरह स्विच नहीं कर जाए क्योंकि बात अधूरी रह जाती है। राउफ साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी बीच में, मुझे लगा कि आप खामोश हो चुके हैं, मैं इसलिए वहाँ पर नहीं जी मोहतरमा आप कंटिन्यू करें। शहीद साहबा भी आई थी तो उन्होंने भी आके वो किया था, और उनके प्रेसिडेंट को हमने वोट दिया था, हमारे वोट से ये प्रेसिडेंट ने बनना था। तो मसला ये है कि वफाक को भी और सूबे की भी जब ज़रूरत पड़ी है तो हमने एक जमहूरियत के लिए और नंबर, ज़ाहिर बात है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में नंबर गेम का मामला होता है ना, तो वहाँ पर हमारी जब ज़रूरत पड़ी हमने जमहूरियत को सहारा देने के लिए बहुत हद तक आगे गए। ये एक अलग बात है कि किए हुए मुआहदों को वायलेशन किया गया, ये जिनके बारे में निसार साहब ने कहा वो भी सही है, जो हमारा इनके साथ मुआहदा वो भी बिल्कुल सही है। तो बात यह है कि ये तो तय हो जाना चाहिए कि जनाब इस तरह अब ना जमहूरियत चल सकेगी, ना अब इस तरीके से सियासत चल सकेगी। अब ये 2023 है, इसमें एक जैसे सोशल मीडिया के बारे में बताए एक चीज़ की खबर आ रही होती है, हम क्या बात करेंगे, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि आपको सबको एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी।
आवाम के वोट का इख्तियार ये थोड़ी है 2018 की तरह MKM की 10 सीटें खैरात ज़कात में छीन छान के दे दी गई और हमें हाथ पांव बांध कर एक हुकूमत का हिस्सा बनाने में मजबूर किया गया। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि 2018 में जब हमारी सीटें गई हम खुद इसके विक्टिम रहे और हम खुशी के साथ कोई PTI के साथ 4-5 साल नहीं रहे। 3 दफ़ा ऐसे वाक़या थे जब हम ये मायदा तोड़ रहे थे और इसके गवाह खुद PTI की जो उस तक की मेन लीडरशिप है वो जब बहादुराबाद आई थी तो मैंने खुद बात की थी। शाह महमूद कुरैशी और इमरान इस्माइल वगैरह आए थे। मैंने कहा जनाब हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आवाम का MKM पर गुस्सा है और आपसे नफरत करते हैं वो। आप आगे आप वो माहदे क्यों करते हैं जो आप माहदे पर अमल दरामद नहीं कर सकते। बीबी एक बात बिल्कुल तय है कि माहदे का अगर वायलेशन हुआ है ना तो ये माहदे पे अमल दरामद बाइख्तियार शख्स का पार्टी का फर्ज है कि वो माहदे पे अमल दरामद कराए। ये हमसे नहीं पूछे कि माहदे पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। इसके ऊपर भी हमसे ही पूछा जाए कि आपने माहदे पे अमल दरामद क्यों नहीं करा सके। आपका क्या मतलब है कि हम मैदानों में और सड़कों के ऊपर इस तो ये जो 16 माह थे रऊफ सिद्दीकी साहब ये शहबाज हुकूमत के उसमें आप समझते हैं कि वो आपके अच्छे रहे जिसके बाद ये आपने बनाया कि भाई अब 2024 में भी इनके साथ इत्तेहाद बनाया जा सकता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया? नहीं मेरे आप अपने चैनल्स के निकालिए जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उस वक्त बाकायदा माहिदा किया गया था और उस माहिदे में मुस्लिम लीग नून भी गारंटर थी और मौलाना फजलुर रहमान भी गारंटी कर रहे थे। और हमने एक और जाहिर सी बात तक आए हुए थे पिछली हुकूमत में कि जो भी आना और फिर शहबाज शरीफ साहब ने कम से कम एक धारा दिलाई हौसला दे के रखा। नंबर 2 हमारे और फिर जो बर्दम शुमारी में जो जुल्म और ज्यादती हुई थी 1.5 करोड़ लोगों को और पिछली हुकूमत पूरे करना एक अलग बात है। हम जीत के आए, हमारा वोट चोरी ना किया जाए, हमारे वोटों पे डाका ना मारा जाए। हम किसी के दुश्मन नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान को देखिए हम उस वक्त भी नेशनल पॉलिटिक्स में थे यार। आप वफाकी हुकूमत बनाने के लिए MKM के पास आ रहे तो हम क्या मेन स्ट्रीम में नहीं थे। जब जरूरत पड़ती थी तो सब आते थे। ऐसा लगता है जैसे हम जाते थे मुआहदा करने के लिए। नहीं ये खुद आते थे और हम मुआहदा करते थे और जाहिर बात है नंबर गेम इनके पास होते थे तो हमें तो पार्लियामेंट के अंदर ये जमहूरी जनरली थी। बिल्कुल ठीक है रऊफ सिद्दीकी साहब। एक ब्रेक का टाइम क्योंकि करीब आ चुका है तो सेनेटर गौस मोहम्मद साहब की जानिब में ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाजरीन ब्रेक पर जाने से पहले जैसे निसार खोड़ो साहब से मैंने कमेंट लिया था, अब मैं चाहूँगी कि सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब से इस हवाले से बात करूँ। गौस साहब ये जैसे निसार खोड़ो भी कह रहे थे कि आप लोग जो हैं वो नाउमीद हो चुके हैं, पंजाब से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, ये खुद आप मानने पर मजबूर हैं कि आपका जो जलसा था वो उतना कामयाब नहीं हो सका, जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो एंटिसिपेशन थी आपकी। तो ये वाकई ऐसा है कि आपकी जमात को अब उम्मीद नहीं है कि आप तनहा हुकूमत बना लेंगे, इसलिए अब ये एक इत्तेहाद बनाने का सोचा जा रहा है, इसीलिए बलूचिस्तान में भी अब अगले हफ्ते जो हम देख रहे हैं जो आगाज़ होने जा रहा है हफ्ते का, तो उसमें मियाँ साहब खुद मुलाकातें करने जा रहे हैं बलूचिस्तान? जी जब खोड़ो साहब मैं क्या कहूँ, बादशाह बंदे हैं। हम तो समझते हैं कि हमारा जलसा जो मियाँ साहब की रिसेप्शन थी, जो मियाँ साहब का इस्तकबाल था, उसमें हमारी तवक्को से ज़्यादा लोगों ने रिस्पांस दिया। अच्छा। हाँ ये बात जरूर हुई है कि जितने लोग शामिल हुए, जितने वो जलसा गाह तक नहीं पहुँच सके ड्यू टू मिसमैनेजर ऑफ द ट्रैफिक, यानी कि हज़ारों लोग स्टक हो गए मेन रोड पे, रिंग रोड पे, और वो जलसा गाह तक नहीं पहुँच सकते। ये हमने ज़रूर कहा है, क्योंकि ये कहना कि जी हम पंजाब से मायूस हो गए, ऐसी बात नहीं है। अब देखो हमको बड़ी हमारी इत्तेहादी जमात रही थी 16 महीने, तो खुद उन्होंने कुछ देखा है तो हमारे पास आए हैं ना। अब ये चीज़ थोड़ा सा को अच्छी नहीं लग रही कि वो क्यों इत्तेहाद करना के खिलाफ। आपको जैसे मैंने पहले कहा है, अगर 15 साल जो है वो हुकूमत ये सर वो तो कह रहे हैं उनको इस इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। नहीं, सिक्योरिटी अगर है, सिक्योरिटी है तब तो ये बातें कर रहे हैं ना कि जी मायूस होकर सिंध में आ रहे हैं। देखो हमारा ये नजरिया जरूर है कि जब हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के वहाँ हमें मैंडेट देंगे और हमारा वज़ीर आज़म होगा तो फिर हम सबको साथ लेके चलेंगे। हमने ये कभी नहीं कहा कि जी
उनके बगैर हम चल नहीं सकते। इंशाल्लाह हम खुद जीतेंगे, खुद हुकूमत बनाएंगे और फिर उसके बाद तमाम सियासी पार्टी को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं, चाहे मुआशी मसाइल है, चाहे हमारा दहशतगर्दी का मसला है, चाहे हमारा कोई पॉवर्टी का मसला है, जो भी मसला है, और पाकिस्तान जिन मसाइल में घिर चुका है, एक सब कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी इदारा, कोई भी स्टेक होल्डर इस पोजीशन में नहीं है कि अकेले उस मसाइल को हल कर सके। तो हम चाहेंगे कि हम जब हुकूमत में आते हैं तो तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम स्टेक होल्डर को, तमाम इदारों को साथ लेके बैठें और इस मुल्क को आगे कैसे ले जाना है उसके लिए सबको बिठाएंगे और एक लायक बनाएंगे। उसमें मिसाल की मीशत भी होगा, उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी, दहशतगर्दी भी होगी, तमाम पाकिस्तान के मसाइल एक टेबल पर बैठ कर हल करने के नजरिया रखते हैं। तो ये जो आप मिसाके मईशत की बात कर रहे हैं, ये क्या तमाम जमातों के लिए ऑफर होगी? तमाम जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ भी टेबल पर बैठने के लिए आप राजी हैं? देखो, हम तो राजी हैं, लेकिन हम जैसे कि हमारी लीडरशिप अक्सर कहती है कि पहले हम पीटीआई के साथ बैठक में जा रहे हैं, लेकिन पीटीआई अपने आप को पहले एक सियासी जमात तो बनाए, एक ईगो और अनाक की जमात जो बना हुआ है जिसने हर चीज़ को बलडोज किया है, न किसी मुल्क के इदारे को छोड़ा है, न किसी मुल्क को मतलब किसी मतलब हर चीज़ को सोशल मीडिया से बलडोज किया है। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चला करते। देखो, हम अप्रैल 22 में क्या था, अप्रैल 22 में हमें पता था कि जब हुकूमत में ले रहे हैं तो हमें बहुत सियासी नुकसान हो, लेकिन हमने फिर भी आगे आए और मुल्क को, रियासत को बचाया, मुल्क को बचाया। उसके में सियासी नुकसान उठाना पड़ा और अभी अब तक उसके आफ्टर शॉक्स हम अभी तक महसूस कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि जी इतने जो मुल्क की जो सिचुएशन है उसमें जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है, ऐसी बात नहीं है। 12-14 पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाई, लेकिन फिर भी चूँकि आवाम से रिलेटेड डिपार्टमेंट जो महकमे थे या यूनिवर्सिटीज थी वो मुस्लिम लीग नून के पास थी, तो सारे लोग समझते हैं शायद नून की कारकर्दगी ठीक नहीं थी। ऐसी बात सर, नहीं है। क्योंकि फ्रंट फुट पे शहबाज शरीफ साहब थे ना, तो सवाल तो उठता है, क्योंकि मियाँ साहब जो आके अब वो कह रहे थे कि वो ऐसा फार्मूला लेकर आए हैं जिससे जो मईशत को और जो हमारे जो दीगर मसाइल जो हमें लाहक हैं वो तमाम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और दुरुस्त समत में चीज़ें चलेंगी। तो वो सब लोग कहते रहे हैं कि ये फार्मूला अपने भाई को नहीं दिया उन्होंने। खैर, निसार खोड़ो साहब की जानिब जाऊंगी। निसार खोड़ो साहब, ये अभी जो मियाँ साहब हमें दिखाई दे रहे हैं काफ़ी एक्टिव हैं, क्या आप समझते हैं वो खुद इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो उनके केसेस वहीं के वहीं बरकरार हैं और जो सारे मामलात हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो बार बार ये कह रही है कि चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। देखें, बात सुने, यहाँ हम पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी क्या कहते हैं, PMLN के वो हैं सुपर लीडर। जी जी, कायद, हाँ, कायद या जो भी आप कहते हैं उनको, सुप्रीम कमांडर जो कह दें। अब ये सुप्रीम कमांडर इस वक्त तक शायद डिस्क्वालिफाइड था। अब ये मुझे नहीं मालूम, किसी वकील से पूछना पड़ेगा कि क्या उनको फिर से कोर्ट में जाना पड़ेगा अपने आप को, वो जैसे फैसल वाडा की उम्र की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करा के 5 साल की कर दी गई थी, क्या ये भी उसी तरह से वो फैसल वाडा की तरह प्लीड करेंगे कि भाई मैं 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई रहूं और सारी उम्र के लिए न रहूं? मुझे नहीं मालूम, ये कोर्ट से जाके देखना पड़ेगा। सर, ये भी डिसाइड होना बाकी है, अभी ये मामला कोर्ट के आगे जाएगा। हो सकता है डिसाइड करना बाकी है। मैं उस पर इतना हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकूंगा, किसी वकील से बेहतर मशवरा होना चाहिए इस बात पर। इमरान खान साहब को फिलहाल ताज़ा उसको डिस्क्वालिफिकेशन हुई है 5 साल की, वो डिक्लेयर्ड है 5 साल की। तो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस निकल चुका है, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है। अब वो अपने आप को रिलीज करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। लेकिन मसला क्या है, देखें 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन PMLN ने हिस्सा लिया। अगर आज इमरान खान कैंडिडेट नहीं है तो उसकी PTI हिस्सा ले सकती है। बिलावल साहब पर कोई ऐसी कदगर नहीं है, उनकी पार्टी भी और वो खुद भी ले सकते हैं हिस्सा। अब ये इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात, हम सिर्फ ये कहते हैं कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को हिस्सा लेना चाहिए और उसे रोकना नहीं चाहिए। और रोकने की कोई ऐसी कोशिश भी नहीं हुई कि हम उस पर कह सकेंगे जी रोका जा रहा है। रोका नहीं जा रहा। इलेक्शन कमीशन ने बारहा ऐलान किया है कि जी हर एक पार्टी इलेक्शन हिस्सा लेगी, हर एक पार्टी को अपना अपना निशान मिलेगा और मुकाबला होगा।
इलेक्शन में वैसे भी मुकाबला होता है, एक दूसरे की मुखालफत में अपने अपने मंशूर को पेश करते हैं अवाम के सामने और ठीक। फैसला छोड़ते हैं अवाम पर के वो फैसला देते हैं किसके हक में। बिल्कुल ऐसे ही अवाम ने फैसला करना होता है। और खुरम रोखड़ी साहब से भी इस पे उनके बाद उनका तज्जिया ले लेते हैं। खुरम रोखड़ी साहब, आपका मैं इस पे टेक लेना चाहूँगी। ये जो अभी बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, अगर हम बात करें तो आप समझते हैं कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी कह रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और ये समझा जा रहा है कि एक पार्टी जो है वो मोस्ट फेवरेट पार्टी दिखाई दे रही है, आपका इस पे क्या तबसरा है? क्या आप वाकई समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को इसका मिलना हक है और इस वक्त जो है वो तमाम जमातों को हासिल नहीं है? मेरा तबसरा ये है जी कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो टर्म है ये जदीद टर्म है और मेरा कंसर्न ये है कि पार्टीज के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड। मेरा कंसर्न ये है कि जिस अवाम को हमने बेवकूफ़ बनाया और जिनको हमने उनकी गुर्बत की वजह से जिनका हम फायदा उठाते हुए हमेशा उनके साथ खेलते हैं और पैसे के जोर पर या किसी भी जबर के जोर पर हम उनका इस्तेमाल करते हैं। मेरा कंसर्न ये है कि हम इस रवैश से कब निकलेंगे और बाकी दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है और हम कहाँ खड़े हैं, हम इस रवैश से कब बाहर निकलेंगे और पार्टीज कब मजबूत होंगी और शख्सियात उन पार्टीज के अंदर जो पैसे की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर मजबूत है उसका खात्मा कब होगा। शख्सियत मजबूत होती है किरदार से, अहलियत से, काबिलियत से। तो ये जो कहानी है, हमारा कंसर्न ये और तमाम बाकी किसी भी तस्वीर का या जो भी इस हालात वाक़यात से गुजर रहा है उनका कंसर्न यही है कि हम पाकिस्तान को इस कैफियत से निकाल कर किसी ऐसी कैफियत में ले जाएं जो कि नॉर्मल हो और ये लेवल प्लेइंग फील्ड या फलाना हो गया ये चीज़ें चलती रहेंगी। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की सियासत चलती रहेगी और इल्ज़ामात भी कौन से लगते हैं कि इसमें जो 20 साल रहा इसने क्या कारनामा अंजाम दिया या कुछ 40 साल रहा उसने क्या कारनामा अंजाम दिया या कुछ 10 साल किसी सूबे में रहा या 15 साल रहा तो उसने काम क्या किया। काश इसके ऊपर बात हो जाती और हमारे से आप पॉलिटिशियन से ये पूछते टीवी शो से बैठते कि आप ये बताएं कि आपने 5 साल के दौरान क्या काम किए। जो IPP, मेरी वाली पार्टी IPP नहीं, ये जो बिजली के कारनामे IPP हैं ये किसने लगाए, कैसे लगे, क्या होता है। आप पूछते कि ये जो LNG है इसके सौदे किस तरीके से हुए, आप हमें इन चीजों पे उछेड़ते तो वो ज्यादा बेहतर होता उन वोटर्स के लिए भी। और आप ये पूछते कि कब पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स जो है वो पुलिस के जोर के ऊपर अपने इलाकों के अंदर, रूरल इलाकों सर, ये तो आप एक ऐसी आइडियल सिचुएशन के बारे में बात करें जिसका सिर्फ हम तस्वुर ही कर सकते हैं। यही सिचुएशन है मेरे नजदीक। मैं अभी मियावाली से आ रहा हूँ और मैं इलाके के हालात देख के आ रहा हूँ। मेरे लिए यही मैं जहाँ पे रहता हूँ, हम तो खुद चाहते हैं कि ये सिचुएशन होती, आज हम बैठ के वाकई मसाइल के हवाले से बात कर रहे होते, ना कि जो इंतखाबी गहमा गहमी है या तैयारियां उसके हवाले से बात कर रहे होते। लेकिन क्या करें, एक अलमिया है ये। कोई गहमा गहमी नहीं है। लोग आजिज आ चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं, कोई गहमा गहमी नहीं। करप्शन IPP के पास इन मसाइल का हल है और उसके साथ साथ अवामी ताकत मौजूद है। आप समझते हैं मुल्क के साथ मुखलिस होगा और दयानतदारी की बुनियाद के, अहलियत की बुनियाद पर आगे आएगा, वो हल निकाल। लेकिन जिसका अपना पेट और जिसकी अपनी आल औलाद और जिसका अपना खानदान आगे होगा उसके पास कोई हल। सर, अवामी हिमायत है IPP के साथ? किसकी अवामी हिमायत? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लानत भेज रही है पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर। अवाम तंग आ चुकी है। अवाम के नजदीक अब शख्सियात हैं। अगर कोई एक शख्स जो है अगर उसके अंदर कोई अहलियत है तो अवाम के नजदीक या वो अगर उसके साथ बेहतर है अवाम उसकी तो कदर करती है। ये पार्टीज, इन तमाम चीजों से अवाम तंग आ चुकी है। जाके देखिए, जाके लोगों की हालत देखिए, लोगों के जाके मसाइल सुनिए। आप और हम 4 शहर 5 शहरों के ऊपर कंसंट्रेट करने वाले और शहरों की जिंदगी और रूरल की जिंदगी में फर्क तो देखिए। बिल्कुल सही बात है रऊफ सिद्दीकी साहब। तमाम मसाइल का हल बारहा ये कहा जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं और हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी बात की, उन्होंने ये बात की कि मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे हमेशा धांधली से आई है और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से 2018 में जो हम पर नाअहल लोग थोपे गए थे, हम नहीं चाहते कि 2024 में भी नाअहल किस्म के लोग हमारे ऊपर थोपे जाएँ। ये इन खदशात का या इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों किया जा रहा है? एक बार फिर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन से महरूम होंगे? क्या ऐसे इशारे हैं जिसकी बेस पे ये बात हो रही है?
बीबी फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो एक ख्वाब है जिसको हम और आप सब लोग देख सकते हैं। बात यह है कि जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, उनकी बारी आती है तो वो भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करा रहे होते हैं, बल्कि सभी लोग इसी तरीके से धोल धांधली करके आ रहे होते हैं। अभी आपने एक गुफ्तगू में कहा कि फेयर प्लेइंग फील्ड चाहिए, ये टेक्नोलॉजी तो मैं अभी मसला ये है कि ये आज किस बात पे रही है आवाम, ये जो इलेक्शन सड़ते हैं ना आवाम रऊफ साहब जी सिग्नल्स आई गेस उनका इशू हो रहा है। जी और बात ये है कि अगर आप कोई हल करना चाहता है, इसके लिए आइंस्टाइन जैसा वज़ीर आज़म की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो एक लोअर मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा बंदा है, उसको बिठा दे, वो आपको एक बेहतरीन मुल्क चला के दिखा। साहिल का इल्म ही नहीं है, जिनको वजीर खुराक वो बनता है जिसने रमजान के रोजे भी नहीं रखे, उसको पता ही नहीं है भूख क्या होती है। अब ये जो गुज़िश्ता 70 साल से खून चूस रहे भाई खंदर थे, अब वो 13-14 आज भी देखिए कि सभी पार्टियां इलेक्टेबल को ढूंढती फिर रही हैं कि जी वो हमारे पास आ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, और जब इलेक्टेबल के बावजूद हार रहे होते हैं तो बेचारी एमकेएम की 10 सीटें कौमी असेंबली की और 25 सीटें हमारी सूबाई की देकर हदियतन तोहफतन ले आके देके हुकूमत बनाते हैं, और फिर वो भी ऐसी नायल बनती है। यानी बहुत सारे एमएलए तो ऐसे थे, उनको उठाया गया कि भाई तुम एमएलए बन गए हो, तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हाथ पाँव बांध करके बलदियाती इलेक्शन में डलने की कोशिश की गई, वो एक ट्रैप तैयार किया गया था जिससे हम हम आपकी जी 50,000 की है, एक 75,000 की है। रऊफ साहब आपकी रऊफ साहब आपको हम ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे क्योंकि आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। मैं जब तक आपके सिग्नल्स जो हैं टेलीफोन के वो स्टेबल होते हैं, मैं तब तक आपके पास वापस आऊँगी। अभी मैं चाहूँगी कि गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब की जानिब जाऊँ। गौस साहब, ये विशेष साइकिल कब तक चलता रहेगा कि इलेक्टेबल्स की हम सियासत करते रहेंगे, जोड़ तोड़ जारी रहेगी, एक गवर्नमेंट को गिराने का सिलसिला जारी है, उस को डिसलॉज कर दिया जाए, फिर एक पार्टी जो है उस पर इल्ज़ाम लग जाता है कि ये इस वक्त सिलेक्टेड पार्टी है, जो भी गवर्नमेंट में आती है दूसरी पार्टी उसकी जानिब से यही कहा जा रहा होता है। ये विशेष साइकिल कब तक जारी रहेगा? क्योंकि सियासतदानों पर बार बार ये सवालात उठते हैं कि ये खुद इस विशेष साइकिल से निकलना नहीं चाह रहे। नहीं, मेरे ख्याल में ये तमाम सियासी जमातियों को मिलकर ये फैसला करना होगा और इस विशेष सर्कल को तोड़ना होगा। एक पार्टी अगर 5 साल जो उसको मैंडेट मिलता है तो बाकी पार्टियां उसको 5 साल बर्दाश्त करें, उसको सपोर्ट करें। देखो, हमने 2005 में यही किया था, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा यही मुद्दा हुआ था, क्योंकि तो 85 से लेकर 99 तक 2-3 साल मुस्लिम लीग नून रहती थी, 2-3 साल पीपल्स पार्टी रहती थी, फिर कोई मतलब 3-4 दफा ऐसे हुआ तो फिर कोई मुल्क आगे नहीं जा रहा था। सर, हम तो शुरू से ही देख रहे हैं, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है उसको डिसलॉज करने के लिए ऑपोजिशन की जानिब से एक प्लान बनाया जाता है, फिर एक बैक होती है। जी, मैं 5 में हमने पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो मुआहदा किया है, मिसाक जमहूरियत, और आप देखिए कि 8 से 13 जो है पीपल्स पार्टी 5 साल पूरी किए, 13 से 18 हमने किए, और जैसे पूरी किए वो सब आपके सामने है। जैसे गिरते पड़ते हमने कहा कि 5 साल हमने पूरे करने हैं, हमने जमहूरियत को सपोर्ट करना है। लेकिन बदकिस्मती से 18 में एक ऐसी जमात आ गई कि वो अपने आप को अकल समझने लगी, वो कहने लगी कि मैं पाकिस्तान की वो वाहिद जमात हूँ, मैं मुल्क की तकदीर बदल लूँगी। हालांकि मुल्क का जितना बड़ा अगर 3-4 साल में हुआ, उसकी रिकॉर्ड पूरे 75 साल में नहीं मिलता, और अभी वो उसी अनाव पे डटी हुई है, और इतना उम्मीदा दे रही कि उसने 9 मई का वाक़या कर दिया। यानी कि अपने वो जो इदारे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जिनकी सपोर्ट से आए थे, उनको ऐसे चढ़ दौड़े के मतलब एक मिसाल पाने की मिसाल के, बल्कि एक कभी काम किया। अब सर, अब उन्हीं की बैक का आप पर भी यही एलिगेशन आ रहा है कि आपको भी इस वक्त आप मोस्ट फेवरेट पार्टी हैं मुस्लिम लीग नून। अब कहा जा रहा है कि आप भी उसी साइकिल का हिस्सा बन रहे हैं ना? नहीं, मैं मगर हमारा जलसा में लोग धड़ाधड़ शामिल हुए हैं और लोगों का रिस्पांस आ रहा है पल से, और लोग समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून मुल्क को बहुत से निकाल सकती है, तो उसमें हमारा कसूर तो कोई नहीं। अगर लोग हमारी तरह अगर उनको समेत हमारी इत्तेहादी पार्टी रही है और फिर हमारे साथ आई है तो हमें तो खुशी की बात है। अगर पीपल्स पार्टी के पास कोई जाता है तो जाए, जो तो जमहूरियत है। आखिर हम इनको हमारे साथ
जो है वो 10-15-16 माह में कुछ देखा तो हमारे साथ आ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम लोग खुद राग़िब हो रहे हैं बलूचिस्तान की पार्टियां PNP और दूसरी सारी जमातें रब्ता करें, क्योंकि उनको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ऐसी शख्सियत हैं जो तमाम को साथ लेके चल सकते हैं, और जितनी जिम्मेदार सियासी पार्टियां हैं वो समझती हैं कि ऐसा मुल्क के ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो सबको साथ लेके चले, और जब सब सारे टेबल पे बैठेंगे तो मुल्क के मसाइल हल निकालेंगे। लेकिन आप ये समझते हैं जो सियासी जो इंतखाबी इत्तेहाद हैं, माजी में भी हम देखते रहे हैं कि माजी इंतखाब इतने जो इंतखाबी इत्तेहाद होते हैं वो इतने कामयाब नहीं रहते। कोई एक पार्टी ब्लैकमेल करना शुरू करे तो आप उस तरह से मसाइल के हल नहीं निकाल सकते, या जो आप एक आइडिया लेकर आते हैं एक कि ये इसको हमने इम्प्लीमेंट करवाना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। नहीं, जो इंतखाबी इत्तेहाद होते हैं इश्यू टू इश्यू होते हैं। अगर पीपल्स पार्टी के साथ हमारा अलायंस था जो 16 महीने चला है, और बिल्कुल ऐसे चला है, कोई उसमें दरार नहीं आई है, अगर 16 महीने बिल्कुल इकट्ठे रहें तो हमारा मिशन क्या था कि हमें मुल्क बचाना है, हमारी रियासत को बचाना है। तो सियासी पार्टियों के इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ये कहना कि कल उसने ये कहा था, आज ये कहा था, ऐसा नहीं होता। आज अगर पीपल्स पार्टी को या MQM को हमारे साथ कोई मफाद नजर आ रहा है, सियासी मफाद नजर आ रहा है, तो हमारे साथ आएगी। हमें नजर आएगा तो हम उनके साथ बैठेंगे। तो ये इश्यू जो सियासी पार्टी में सियासी इत्तेहाद होता है और ये बनते रहते हैं और सारा टूटते रहते हैं। MQM हम समझते हैं कि इस वक्त MQM एक जिम्मेदार सियासी जमात है, और बड़ी खुशी की बात है कि सेंसस को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये पाकिस्तान में पहली दफा जो इलेक्शन हो रहे हैं वो ऐसे सेंसस पे हो रहे हैं जिससे तमाम सियासी पार्टी का इत्तेफाक है। 2017 में जो सेंसस हुआ था उसका इत्तेफाक नहीं था। अगर फिर उसी पे इलेक्शन करा दिए जाए तो पहले ये इलेक्शन के नताइज रिजल्ट जो है उस पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। ठीक है खोड़ो साहब, ये जो अभी जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं ये फ्री एंड फेयर होने जा रहे हैं, क्या इशारे क्या बता रहे हैं आपको क्या समझ आ रही है? सारी बातें हुई डिस्कशन में। मैं सबसे पहले तो एतराज कर रहा हूँ कि इलेक्टेबल्स को लेकर जो आप बदनामी फैला रहे हैं सियासत में, मैं इसके खिलाफ हूँ। इलेक्टेबल भी वो होते हैं जिन्होंने अपने अपने हलकों में लोग किरदार अदा किया है, लोगों का सहारा बने हैं, लोग उनको जानते हैं, चाहे वो वडेरा हो, जागीरदार हो, सरमाएदार हो या कुछ भी हो। इस सारी कुछ आप उनको इलेक्टेबल करके उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। अवाम का वोट होता है, अवाम अगर किसी को चुन लेते हैं तो फिर आप उसको इस तरह से न कहें। सियासी पार्टियां इतनी मजबूत हैं नहीं, सियासी पार्टियों को इतना मजबूत रहने नहीं दिया गया कि जी वो कुछ इस तरह से सोचें कि सिर्फ अपने वर्करों को खड़ा कर सके। अल्लाह करेगा, उम्मीद है पीपुल्स पार्टी ने ये करके दिखाया है। लोकल बॉडीज में हमने जीत कर अपने वर्करों को ही ओहदों पर पहुंचा है। रही बात कि अगर इलेक्टेबल इतने बुरे लग रहे हैं तो फिर दूसरी जमातों को कह दो उनके साथ इत्तेहाद क्यों कर रहे हो, उनकी क्यों मान रहे हो? PTI के पास भी इलेक्टेबल्स है, PMLN के पास भी इलेक्टेबल्स है, पीपुल्स पार्टी के पास भी इलेक्टेबल्स है। इलेक्टेबल्स कांटा क्यों हो गया है? वो लोग हैं, इंसान है, पाकिस्तानी है, क्यों आप उनके पीछे पड़ गए कि इलेक्टेबल्स नहीं होने चाहिए और ये नहीं होना चाहिए? ये गलत बात है, इसको इस तरह से ना डिस्कस करें। रही बात कि इलेक्शन फ्री फेयर होंगे या नहीं होंगे, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक इदारे का नाम ले रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि भाई आवाम को आजाद करो कि वो अपना वोट कास्ट कर सकें, और हम मांग रहे हैं कि इलेक्शन हो। वाहिद पार्टी थी पीपुल्स पार्टी जो कह रही थी कि इलेक्शन की डेट आखिर आ गई। ये मेरी बेबसी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाना पड़ा कि इलेक्शन की डेट उनके थ्रू मुझे मिले। ये इलेक्शन अथॉरिटी का काम था, इलेक्शन कमीशन का काम था, हमें क्यों? बिल्कुल ठीक है, लेकिन चले अब ये तो हो गया कंफर्मेशन कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, मुख्तसर वक्त है, तो मैं चाहूंगी कि आपका इस पे कमेंट। बात दो जुमलों में जी रऊफ साहब। ये सियासी मफाद के ऊपर नहीं, रऊफ साहब से राब्ता मुनक़ता हो चुका है, तो मैं चाहूँगी कि बिल्कुल आखिरी जो मोमेंट्स हैं उसमें जो सिचुएशन नाज़रीन देख रहे हैं वो यही सिचुएशन है कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये बात ज़रूर की है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करना जब यही हुकूमतों में आते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि इंश्योर नहीं किया जाता। इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए इनिशिएटिव क्या लिया जाता है, ये आगे देखना होगा कि क्या
अब आने वाले वक्तों में कुछ तब्दीली हमें दिखाई देगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।